हेलो फ्रेंड्स, सोयल अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सोशल साइंस के अति लघुत्तरी प्रश्नों को। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में सोशल साइंस के अति लघुत्तरी प्रश्न आते हैं 15। हर क्वेश्चन होता है 1 नंबर का है, यानी अगर आप यहाँ से 15 क्वेश्चन सही करेंगे तो आपके 15 नंबर पूरे के पूरे पक्के हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने सोशल साइंस के जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न थे उनको हम लोगों ने कवर कर लिया था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वहां से जो भी बताए गए थे प्रश्न और जो भी बताए गए पॉइंट थे वो आपको जरूर पसंद आए होंगे। दोस्तों, अगर फिर भी कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में अति लघुत्तरी प्रश्न यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों, ये जितने भी प्रश्न हैं ये हम राजन सीरीज के प्रश्न देख रहे हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सोयल अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं यहाँ से आज की इस वीडियो को और जानते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन हमारा है कि महाभारत के लेखक कौन है। देखिए, यहाँ पर महाभारत के लेखक पूछ रहा है। ठीक है, 2023 में आए हुए दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर हैं ये। ठीक, तो महाभारत के जो लेखक हैं वो हैं महर्षि वेदव्यास जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम। तो नेपाल और पाकिस्तान, इसके अलावा अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। तो आपको जो भी ठीक लगे उस नाम को आप लिख लीजिएगा वहाँ पे। ठीक है, कोई ये नहीं है कि जो नाम कॉपी में लिखे, जो नाम किताब में लिखे, जो नाम मॉडल में लिखे हैं वही नाम आप लिखिए। आपको जो नाम याद हो भारत के पड़ोसी देशों के, आप उनके नाम आराम से लिख दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि जिले के मुख्य अधिकारी कौन कौन होते हैं। ठीक है, कौन है नहीं पूछ रहा, कौन कौन होते हैं पूछ रहा। तो जिला मजिस्ट्रेट हो जाएगा, कलेक्ट्रेट हो जाएगा, तहसीलदार हो जाएगा और नायब तहसीलदार हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएंगे जिले के मुख्य अधिकारी। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है। ठीक, तो कांगो यानी जो जायरे नदी है ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, अगला सिकंदर के आक्रमण के 2 राजनीतिक प्रभाव क्या थे। तो सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया 326 ईसा पूर्व में, ठीक है ना, तो उसके कौन कौन से 2 प्रभाव पड़े थे। तो पहला प्रभाव पड़ा था राजनीतिक एकीकरण का। ठीक, दूसरा था छोटे छोटे राज्यों की समाप्ति। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है भारत की मुद्रा की पूर्ति का नियमन कौन करता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई भारत में मुद्रा की पूर्ति का नियमन करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा तंत्र जो प्राकृतिक इकाई है जिसमें समस्त जीवधारी पौधे, जानवर और जीव शामिल होते हैं। ठीक है, जो अजैव पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं उसको कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, यहाँ पे यानी सब लोग क्या करेंगे, जीवधारी उसमें रहेंगे, पौधे रहेंगे, जानवर रहेंगे, जीव भी उसमें शामिल होंगे। ठीक है, अगला सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं। तो सूर्य से प्राप्त जो ऊष्मा होती है उसको कहते हैं सौर ऊर्जा। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है कि वर्षण किसे कहते हैं। तो वर्षा के विभिन्न रूपों को वर्षण कहते हैं, जैसे हिमवर्षा, जल वर्षा, ओस, कोहरा आदि। ये क्या होते हैं, ये वर्षण कहलाती हैं यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन भारत में शक्ति के 3 साधन बताइए। तो शक्ति के 3 साधन हो जाएंगे, एक हो जाता है प्राकृतिक गैस, दूसरा हो जाता है कोयला, तीसरा हो जाता है खनिज। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है जलमंडल किसे कहते हैं। ठीक है, या जलमंडल क्या होता है। तो जलमंडल से तात्पर्य जल की उस परत से है जो पृथ्वी की सतह पर झीलों, नदियों, महासागरों तथा अन्य जलाशयों के रूप में मिलती है। पृथ्वी की सतह पर लगभग 7% क्या है, जल है। इसी कारण पृथ्वी को जलीय ग्रह कहते हैं। ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से है यहाँ पे। ठीक है ना, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि पद्मावत की रचना किसने की। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की। इनकी एक रचना और है अखरावट। ठीक, और आखिरी कलाम, ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हैं। ठीक, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि शिक्षा का महत्व किस लिए है, यानी शिक्षा के बारे में पूछा जा रहा है। तो आज व्यक्ति के लिए जितना महत्व भोजन, पानी, कपड़ा और हवा का है उतना ही शिक्षा का महत्व होता है। यानी शिक्षा के माध्यम से मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है। ठीक, यानी शिक्षा के महत्व की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, अगला 16 महाजनपदों में से कौन से 4 प्रमुख महाजनपद थे। तो काशी, मगध, गांधार और कौशल ये प्रमुख महाजनपद थे। यानी 4 महाजनपदों के नाम, 16 महाजनपद हैं। आप 16 महाजनपदों के नाम याद कर लीजिए, एग्जाम में आ जाएगा। कोई 2 महाजनपदों के नाम, 4 महाजनपदों के नाम, तो जितने महाजनपदों के नाम आ जाएं उन महाजनपदों के नाम लिख लीजिएगा। कभी कभी राजधानी पूछ लेता है तो आप राजधानी को भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक, कभी कभी वर्तमान क्षेत्र पूछता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कहाँ पर से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है सूर्य से वरुण की दूरी कितने
करोड़ किलोमीटर है, तो सूर्य से वरुण की दूरी 450 किलोमीटर दूर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि महर्षि वेद व्यास ने किस महाकाव्य की रचना की? तो उन्होंने महाभारत की रचना की। अगला, कुशीनगर कहाँ है, ये क्यों प्रसिद्ध है? तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। कुशीनगर को भगवान राम के पुत्र कुश द्वारा बसाया गया था। यहाँ भगवान बुद्ध का तीर्थ स्थल यहाँ पर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि यातायात से संबंधित संकेत यहाँ पर दिए गए हैं, आपको बताना है। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर विद्यालय, यहाँ पर वाहन खड़ा ना करें, तो ये जो सिंबल यहाँ पर ये वाला आता है, तो ये हो जाएगा विद्यालय का। ठीक। और ये आ जाएगा यहाँ पर नो पार्किंग का, यानी यहाँ पर आपको गाड़ी पार्क नहीं करना, यानी आपको यहाँ पर अपना वाहन नहीं खड़ा करना है। ठीक है। अगला यहाँ पर आता है यातायात के अंतर्गत बाएं मुड़ने का संकेत क्या है? तो देखिए ये जो एरो दिया हुआ है ये बाएं मुड़ने का संकेत यहाँ पर है। ठीक। ये इस तरीके से दिया है बाएं मुड़ने का। ठीक है। तो बायां क्या है, हमारा जो लेफ्ट हैंड होगा वो बायां होगा, और अगर इस तरीके से ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा दायां मुड़ने का। ठीक है। ध्यान रखिएगा इस वाले सिंबल को, और सिंबल से दोस्तों जरूर क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि पर्यावरण प्रदूषण के 2 कारण लिखिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है कि पर्यावरण प्रदूषण के जो कारण, जो आपको पता है वो लिख दीजिए। ठीक। यहाँ पर देखते हैं कि नगरीयकरण और औद्योगिकीकरण में अत्यधिक वृद्धि हुई, जिससे क्या हुआ, पर्यावरण प्रदूषण हुआ। तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या, यानी तेज गति से जो बढ़ती हुई जनसंख्या होती है, इससे भी पर्यावरण प्रदूषित होता है। ठीक है। अगला होता है वनों का विनाश, यानी जब वन अंधाधुंध कटेंगे तो उससे क्या होगा, पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि मापन के अनुसार मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम भी लिखिए। तो मापक के अनुसार मानचित्र होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है दीर्घ मापक मानचित्र, एक होता है लघु मापक मानचित्र। अगला क्वेश्चन आता है कि ग्लोब किसका प्रतिरूप है? तो ग्लोब प्रतिरूप है पृथ्वी का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है नगर निगम की आय के स्रोत बताइए। ठीक है। तो नगर निगम की आय के स्रोत क्या हो जाएंगे? नंबर 1 आएगा संपत्ति, यानी जो जमीन होती है उस पर टैक्स लगाते हैं। ठीक। मकान पर क्या करते हैं, हाउस टैक्स लगाते हैं, यानी जो जमीन होगी उस पर टैक्स लगाएंगे, और जो मकान जहाँ पर रहते हैं लोग वहाँ पर क्या करते हैं, हाउस टैक्स यानी मकान टैक्स लगाते हैं। ठीक। उसके बाद पानी और सफाई का शुल्क लगाते हैं, वाहन पर टैक्स ये लोग लगाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि जिले में परिवार कल्याण के कार्य कौन करवाता है? ठीक है। परिवार कल्याण के कार्य यहाँ पर पूछ रहा है, तो ये करवाएगा मुख्य चिकित्सा अधिकारी। ठीक। जिसको CMO कहते हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर्स होता है। ठीक। अगला, फरवरी कितने वर्ष बाद 29 दिन की होती है? तो फरवरी हर एक चौथे वर्ष बाद 29 की होती है, यानी 2020 में फरवरी क्या थी, 29 दिन की। अब 2024 में फरवरी कितने दिन की हुई, 24। तो प्रत्येक जो है चौथे वर्ष क्या हो जाएगी, फरवरी 29 दिन की। और यह क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लीप वर्ष। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि बोध गया क्या है? तो बोध गया वह स्थान है जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक। अगला, हर्षचरित की रचना किसने की? तो बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की। अगला क्वेश्चन आता है कि चीन की महान दीवार का निर्माण किसने करवाया? तो चीन की महान दीवार का निर्माण शी हुआंगटी ने करवाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है ग्राम पंचायत के 2 कार्य लिखिए। ठीक। तो जल संसाधनों, सड़कों, जल निकासी, स्कूल भवन का रखरखाव और उसका निर्माण करवाना। ठीक है। उसके बाद स्थानीय कर का संग्रह। अगला क्वेश्चन आता है कि सड़क यातायात संबंधित 2 प्रमुख नियम बताइए। तो गति सीमा में चलना, यानी जितनी स्पीड 40 किलोमीटर की अगर स्पीड है तो 40 किलोमीटर की स्पीड से आप चलिए। ठीक। 80 किलोमीटर की अगर स्पीड से वहाँ पर रोड पर आप चल रहे हैं, मतलब बताया जा रहा है, तो आप उसकी स्पीड से चलिए, यानी जिस तरीके से गति निर्धारित कर दी गई आपकी, उसको उसी गति में आपको चलना है। ठीक। और यातायात सिग्नल को फॉलो करना, जो भी सिग्नल होते हैं यातायात के उनको फॉलो करना होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन आता है कि अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं? ठीक है। तो अक्षांश रेखाएं समझिए, यहाँ से ये हो जाते हैं ग्लोब यहाँ पे। ठीक। ये होती है काल्पनिक रेखा, ये भूमध्य रेखा, ये हो जाती है कर्क रेखा 23.5 डिग्री, ये हो जाती है मकर रेखा, ये आर्कटिक रेखा, ये होती है अंटार्कटिक रेखा। तो दोस्तों क्या है, ग्लोब पर पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई जो रेखाएं होती हैं ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ये क्या होती हैं, अक्षांश रेखाएं होती हैं। ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये होता है पूर्व का हिस्सा, ये होता है पश्चिम। तो पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी यहाँ से देखिए, यहाँ से खींची जा रही नहीं खींची जा रही हैं, यहाँ से देखिए खींची जा रही नहीं खींची जा रही है 23.5 डिग्री, ये 66.5 डिग्री, यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर है। ठीक है। ये भी 23.5 डिग्री आ जाएगा, 66.5 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। ये 0 डिग्री यहाँ पर होता है। ठीक। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 डिग्री, 23.5 डिग्री यहाँ पर ये हो जाएगा, उसके बाद 23.5 डिग्री ये हो जाएगा कर्क रेखा, उसके बाद 66 डिग्री ये हो जाएगा यहाँ से। ठीक। समझिए इसको, और 66 डिग्री ये हो जाएगा यहाँ से। ठीक है। तो ये होती है अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर हमेशा पूरब से पश्चिम की ओर खींची होती हैं। ध्यान रखिएगा, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ठीक है।
उसके बाद इतिहास की कोई एक उपयुक्त परिभाषा लिखिए। तो प्राचीन काल में घटित घटनाओं का वर्णन ही क्या है, ये इतिहास होता है। अगला क्वेश्चन आता है कि जीवाश्म किसे कहते हैं। तो पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीवों के परिच्छिद अवशेष और उनके द्वारा चट्टानों पर छोड़ी गई छापों को जो पृथ्वी की सतह या चट्टानों के परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं, उन्हें जीवाश्म कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया। तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है गीजा का पिरामिड किसने और कब बनवाया। तो 2560 ईसा पूर्व में खूफू वंश के चौथे शासक के द्वारा गीजा का पिरामिड बनवाया गया। ठीक। पिरामिड कहाँ स्थित हैं, ये मिस्र में स्थित हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। ठीक है। तो सर्वोच्च जो चोटी होगी वो हो जाएगी माउंट किलिमंजारो यहाँ पे। ठीक। अगला क्वेश्चन आता है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये तिरुवनंतपुरम यानी केरल में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि मोहनजोदड़ो का संबंध किस नदी से है। तो मोहनजोदड़ो का जो संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा रावी नदी से। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी। तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो थी चित्रलिपि। ठीक, चित्रात्मक लिपि थी। और ये क्या होता था, दाएं से बाएं यानी इधर से यहाँ से लिखी जाती थी, फिर जैसे खत्म होता था यहाँ से फिर चालू, फिर यहाँ से होता था। ठीक है। इसको कहते थे ब्रुस्टोफेडम लिपि। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है पुरातात्विक स्रोतों के नाम लिखिए, यानी पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं। तो खुदाई से प्राप्त तत्कालिक धातु और मुद्राएं, इमारतें और भवन, इनसे क्या होता है, ये पुरातात्विक स्रोत हैं। इनसे प्राचीन समय के बारे में विस्तृत जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि फायान किसके शासनकाल में भारत आया। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आता है। ठीक है। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया। तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से गुजरती है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर से ये गुजरती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है भारत के 2 द्वीप समूह कौन से हैं। तो अंडमान और निकोबार लक्षद्वीप समूह। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि नंद वंश का अंतिम शासक। तो घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था और घनानंद को हराकर, ठीक है, घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। किसकी सहायता से की थी मौर्य साम्राज्य की स्थापना, इसने की थी कौटिल्य यानी चाणक्य की सहायता से। ठीक है। और चाणक्य का अन्य नाम क्या है, इनका अन्य नाम है विष्णुगुप्त। दोस्तों नाम तीनों याद रख लीजिएगा, चाणक्य, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त। ठीक है। और इनके द्वारा जो रचित पुस्तक थी वो थी अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र किस पर लिखी गई, तो ये वर्तमान समय की जो राजनीतिक स्थिति थी उस पर लिखी गई। एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों बहुत आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया। तो पाषाण युग को 3 भागों में बांट दिया गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। हर्यक वंश की स्थापना किसने की, तो बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की। ध्यान रखिएगा ये बिंबिसार है और एक आया है बिंदुसार। ठीक है, ये मौर्य साम्राज्य का शासक था। ध्यान रखिएगा बिंबिसार अलग है और बिंदुसार अलग है। ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि भारतीय संस्कृति के 4 पुरुषार्थ कौन कौन से थे। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये भारतीय संस्कृति के 4 पुरुषार्थ थे। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला सिकंदर का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके पिता का नाम फिलिप था। ठीक। अगला प्रागैतिहासिक काल क्या है। तो जिस काल में घटनाओं का कोई लिखित विवरण हमें प्राप्त नहीं होता उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। यानी पूरा का पूरा जो जानकारी होती है उस समय की वो किससे मिलती है, वो पत्थरों से ही मिलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि जिला परिषद के नाम पर जिला पंचायत नाम कब दिया गया। तो जिला परिषद के नाम पर जिला पंचायत नाम 1994 में दिया गया। यानी पहले जिला पंचायत का नाम क्या था, जिला परिषद था। फिर उसके बाद 1994 में क्या हुआ, जिला परिषद को किस में कन्वर्ट कर दिया गया, जिला पंचायत में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक। अगला क्वेश्चन आता है कि मम्मी क्या है। तो शवों के रख रखाव की जो कला होती है उसको मम्मी कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है किन्हीं 2 नदी घाटी सभ्यताओं के नाम। तो सिंधु घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता। तो ये सभी सभ्यताएं कहाँ पर विकसित हुई, नदी घाटी के किनारे। आपसे 2 सभ्यताओं के बारे में नाम पूछा जा रहा है तो आप सिंधु घाटी सभ्यता को लिख दीजिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता को लिख दीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता भारत में थी और मेसोपोटामिया की सभ्यता ये ईरान में थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है हड़प्पा की खुदाई के जनक। तो हड़प्पा की खुदाई के जनक दयाराम साहनी थे। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है। तो मेसोपोटामिया का अर्थ मेसो और पोटामिया से 2 शब्दों से मिलकर ये बना है। ठीक है। मेसो का अर्थ होता है बीच और पोटामिया का अर्थ होता है नदी, यानी 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को मेसोपोटामिया कहा जाता है। ठीक।
अगला क्वेश्चन, मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास किन नदी घाटियों के बीच हुआ? तो इनका जो विकास था यानी मेसोपोटामिया की जो सभ्यता का विकास था वो था दजला और फरात नदी घाटी के बीच में, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि कुम्हार के चाक का प्रयोग किस सभ्यता में सबसे पहले किया गया? तो कुम्हार के चाक का जो प्रयोग था वो मेसोपोटामिया की सभ्यता में सबसे पहले किया गया, ठीक है। अगला, सांझ का तारा, भोर का तारा सबसे चमकीला, पृथ्वी की भगिनी ग्रह और पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? ठीक, तो ये शुक्र है, ठीक है। यानी शुक्र को क्या कहते हैं? सांझ का तारा कहते हैं, भोर का तारा कहते हैं, सबसे चमकीला इसको जो है ग्रह कहते हैं, उसके बाद पृथ्वी की भगिनी यानी बहन भी कहते हैं, और पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह ये है, ठीक है। कौन सा है? ये शुक्र है। अगला, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उल्का पिंड क्या है? तो उल्काएं प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में दिखाई देती हैं जो आकाश में क्षण भर के लिए चमकती हैं और गायब हो जाती हैं। उल्काएं क्षुद्रग्रह के टुकड़े और धूमकेतुओं के द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के ये कण होते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन होता है अर्थशास्त्र के जनक। तो अर्थशास्त्र के जनक हैं एडम स्मिथ। ये आधुनिक अर्थशास्त्र की बात यहाँ पर चल रही है, ठीक है। और अगर पूछ ले अर्थशास्त्र किसने लिखी या अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो कौन थे? कौटिल्य, ठीक, विष्णुगुप्त, और इनका एक अन्य नाम और आता है वो था चाणक्य, ठीक। ध्यान रखिएगा तीनों नाम यहाँ से। अगला क्वेश्चन आता है विश्व के सबसे छोटे और बड़े महाद्वीप का नाम। तो सबसे छोटा महाद्वीप हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा वो हो जाएगा एशिया महाद्वीप, ठीक। सबसे छोटा कौन सा होगा? ऑस्ट्रेलिया, और सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? ठीक है, सबसे बड़ा हो जाएगा एशिया महाद्वीप, ठीक। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि मिस्र सभ्यता के दो देवताओं के नाम। तो होरस और ओसिरिस ये मिस्र सभ्यता के दो देवता थे। अगला क्वेश्चन आता है कि मेसोपोटामिया सभ्यता के दो देवताओं के नाम। तो शमास जिसको सूर्य कहते थे, इस्तर यानी ये रक्षक देवी थी। दो विदेशी यात्रियों के नाम। तो मेगास्थनीज, फायान, ठीक। और भी आए हैं, हवेनसांग आया है, मेगास्थनीज अल्बरूनी भी आया है। तो आप कोई भी दो विदेशी यात्रियों के नाम यहाँ पर याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ईसा पूर्व का अर्थ क्या होता है? तो ईसा पूर्व का अर्थ है ईसा से पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले की जितनी भी घटनाएं होती हैं उनको कहते हैं ईसा पूर्व। यानी ईसा मसीह के जन्म से 100 वर्ष पूर्व यदि कोई घटना घटी तो उसे कहते हैं ईसा पूर्व 100 लिखा जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ से। अगला, इतिहास का पिता किस यूनानी विद्वान को कहते हैं? तो इतिहास का पिता जो होता है वो होता है हेरोडोटस, यानी फादर ऑफ हिस्ट्री। फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं हेरोडोटस को। नाम याद रखिएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है। भारत के संबंध में हेरोडोटस ने कौन सा ग्रंथ लिखा? तो उसकी जो रचना थी हेरोडोटस की वो थी हिस्टोरिका। ध्यान रखिएगा। जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं? तो जीवाश्म ग्रह चंद्रमा को कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि पुच्छल तारे जिनको धूमकेतु कहते हैं, ठीक है, किसे कहते हैं? यानी पुच्छल तारा, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, धूमकेतु, दोनों एक ही चीज़ें, ध्यान रखिएगा। तो सौरमंडल के छोर पर बहुत से छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान होते हैं जिन्हें पुच्छल तारे कहते हैं। और इनकी पूंछ कैसी होती है? ये सूर्य से दूर दिखाई देती है इनकी पूंछ, ठीक। सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं? तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा का आना सूर्य ग्रहण कहलाता है। ये ग्रहण अमावस्या को होता है, ठीक। ध्यान रखिएगा कि सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन आ रहा है? चंद्रमा आ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा? सूर्य ग्रहण हो जाएगा। और सूर्य ग्रहण कब होता है? ये अमावस्या को होता है। चंद्र ग्रहण की स्थिति कब होती है, यानी चंद्र ग्रहण कब होता है? तो सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना चंद्र ग्रहण कहलाता है, और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है, ठीक। ध्यान रखिएगा, सूर्य और चंद्रमा के बीच कौन आ रहा है? पृथ्वी आ रही है, ठीक। और इससे क्या हो रहा है? इससे चंद्र ग्रहण हो रहा है, और चंद्र ग्रहण हमेशा कब होता है? तो चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को ही होता है, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय तिथि किसे कहते हैं? ठीक, देखिएगा कि 180 देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। 2023 में आया हुआ क्वेश्चन यहाँ पे। अगला क्वेश्चन होता है कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक। तो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला, महापरिनिर्वाण की घटना का क्या आशय है? तो महापरिनिर्वाण की घटना के जो मतलब होता है वो होता है बुद्ध के देवावसान यानी उनकी मृत्यु से है, ठीक है। और इनकी जो मृत्यु की घटना थी वो बौद्ध ग्रंथों में क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है किन्हीं दो पुराणों के नाम। तो अग्नि पुराण और शिव पुराण, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सोशल साइंस के राजन सीरीज के 77 क्वेश्चन को कवर कर लिया। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे। तो दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से अति लघु उत्तरीय प्रश्न अपना बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपको जब एग्जाम क्वेश्चन पेपर आप देखिए कोई भी,
कोई भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए तो आप देखिए किस तरीके से ऑब्जेक्टिव और किस तरीके से वेरी शॉर्ट यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ से जो भी बताए गए पॉइंट हैं वो आपको जरूर पसंद आए होंगे। दोस्तों अगर फिर भी कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट्स करिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 में। तो तब तक के लिए दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल स्यूएल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फटाफट जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं बहुत ही जल्द, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू जारी रखिए।